षष्ठ तरंग वत्सराज की कथा। चंड महासेन का संदेश। कुछ दिनों बाद उसी विंध्य शिविर में रहते हुए वत्सराज के पास चंड महासेन का प्रतिहार दूत आया। आकर और राजा को प्रणाम करके उसने कहा, महाराज, चंड महासेन ने संदेश देकर मुझे आपके पास भेजा है और कहलाया है, तुमने जो वासवदत्ता का हरण किया है ये उचित ही किया है। इसीलिए तुम मेरे द्वारा अपहरण कराकर उज्जैन ले जाए गए थे। कैद में बंधे हुए मैंने तुम्हें कन्या स्वयं इस शंका से नहीं दी कि तुम संभवतः इस प्रकार प्रसन्न ना होगे। इसलिए हे राजन, मेरी कन्या का विवाह अवैधानिक ना हो, इसलिए कुछ प्रतीक्षा करो। शीघ्र ही मेरा पुत्र गोपालक वहां आवेगा और विधिपूर्वक अपनी बहन का विवाह तुमसे करेगा। इस प्रकार प्रतिहार ने वत्सराज को यह संदेश सुनाकर वासवदत्ता को भी सुनाया। तब प्रसन्न वासवदत्ता के साथ प्रसन्न चित्त राजा ने कौशांबी जाने की इच्छा प्रकट की। कौशांबी की ओर प्रस्थान। तुम दोनों यहां रहकर गोपालक के आगमन की प्रतीक्षा करो, उसके आने पर साथ ही आ जाना। उदयन ने ससुराल के प्रतिहार और अपने मित्र पुलिंदक को ऐसा कहकर वहीं ठहरा दिया। तब दूसरे दिन प्रातःकाल ही राजा ने धूमधाम के साथ कौशांबी की ओर प्रस्थान किया। राजा की सवारी के पीछे मदों का झरना बहाते हुए मदोन्मत्त हाथी झूम रहे थे, जो प्रेम से राजा का अनुगमन करती हुई विंध्य की घाटी से प्रतीत हो रहे थे। पीछे चलते हुए घोड़ों के पदाघातों से मानो पृथ्वी राजा के बंदियों का काम कर रही थी। सेना के पैरों से उड़ी हुई और आकाश में पहुंची हुई धूल के बड़े बड़े गुब्बारों से इंद्र के लिए विपक्षी पर्वतों को भ्रम उत्पन्न करते हुए राजा ने प्रस्थान किया। राजधानी में आगमन और स्वागत। निरंतर यात्रा करके दूसरे दिन प्रातःकाल राजा अपनी राजधानी में पहुंचा और पहली रात को सेनापति रुमणवान के घर विश्राम किया। दूसरे दिन चिरकालीन विरह से उत्सुक प्रजा के लिए महोत्सव के समान वो राजा अपनी प्रिया वासवदत्ता के साथ अपने भवन में पहुंचा। उस समय मार्ग के दोनों ओर से उत्सुक जनता राजा का दर्शन कर रही थी। राजा के आगमन की प्रसन्नता से नगर की स्त्रियों ने मंगलगान प्रारंभ किया, जिससे मालूम होता था कि मानो नगरी अपने स्वामी के आगमन की प्रसन्नता में मंगलगान कर रही है। महारानी वासवदत्ता के साथ उदयन को देखकर नगर की जनता शोक और क्षोभ से रहित होकर इस प्रकार प्रसन्न होकर नाचने लगी, जैसे बिजली सहित मेघों को देखकर मयूर नाच उठते हैं। नगरी के ऊंचे भवनों पर राज दर्शनार्थ खड़ी हुई रमणियों ने आकाश गंगा में खिले हुए कमलों के समान अपने मुख कमलों से सारे आकाश को घेर लिया था। इस प्रकार नगर यात्रा करता हुआ राजा उदयन दूसरी राजलक्ष्मी के समान वासवदत्ता के साथ राजप्रासाद में आया। सेवा में आए हुए सामंत राजाओं से भरा हुआ, बंदियों और गायकों के गीत स्वर से गूंजता हुआ राजप्रासाद ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अभी वो सोकर जगा हो। गोपालक का आगमन और विवाह। राजा के राजभवन में पहुंच जाने के बाद शीघ्र ही चंड महासेन का बड़ा पुत्र गोपालक प्रतिहार और पुलिंदक के साथ कौशांबी आ पहुंचा। राजा ने आगे जाकर उसका स्वागत किया और उसके आ जाने पर आनंद से खिले हुए लोचनों वाली वासवदत्ता दूसरे आनंद के समान भाई से मिली। भागी हुई वासवदत्ता को भाई के साथ लज्जा का अनुभव ना करना पड़े, मानो इसीलिए उसकी आंखें प्रेमाश्रुओं से डबडबा आईं। पिता के संदेश वचनों से प्रोत्साहित वासवदत्ता ने अपने भाई से मिलकर अपने को कृतकृत्य समझा। दूसरे दिन दोनों का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। गोपालक सारे दिन विवाह महोत्सव के प्रबंध में व्यस्त रहा। रति रूपी लता से नवीन निकले हुए पल्लव के समान कोमल वासवदत्ता का हाथ वत्सेश्वर ने ग्रहण किया। उदयन का स्पर्श होने पर वासवदत्ता उस स्पर्श के गंभीर आनंद में निमग्न हो गई। उसके सारे शरीर में कंप और पसीना होने लगा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कामदेव ने सम्मोहन करने वाले वायव्य और वारुण अस्त्रों की निरंतर वर्षा से उसे वेद डाला हो। वायव्य अस्त्र के प्रभाव से कंप और वारुण अस्त्र के प्रभाव से स्वेद बह रहा था। अग्नि की प्रदक्षिणा करते समय धुएं से कुछ लाल हुई आंखों में मानो मदिरा के मधुर नशे ने सूत्रपात कर दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इस अवसर पर गोपालक द्वारा दिए गए रत्नों तथा अन्य मित्र राजाओं के बहुमूल्य उपहारों से वत्सराज राजराज कुबेर सा लग रहा था। विवाहित वे दोनों वर और वधू पहले तो दर्शकों की आंखों में प्रविष्ट हुए, पश्चात अपने शयनगार में। तदनंतर अपने विवाह महोत्सव में राजा ने गोपालक और पुलिंदक को भेंट देकर पट्टबंध आदि से सम्मानित किया। राजाओं तथा प्रतिष्ठित नागरिकों के सम्मान का कार्य योगंधरायण और रुमणवान को सौंपा गया था।